हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स क्लासेस। मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। स्टूडेंट जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी का। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि 24 जुलाई को हमारा एग्जाम है, एयरफोर्स का एग्जाम है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एपेक्स क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर, शानदार मॉडल टेस्ट पेपर। ये सारे के सारे मॉडल टेस्ट पेपर एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस और टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे के सारे, जैसे कि अभी पिछली क्लासें हुई है, जीके की क्लास हुई है, मैथ्स की क्लास हुई है, ये सारे के सारे आपके लिए बेनिफिशियल हुए होंगे। अभी आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही है, इसके थोड़ी देर बाद में आपका इंग्लिश की क्लास भी रन होने वाली है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए थे। कल वाली क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो हो सकता है कि क्वेश्चंस आपको, पहला क्वेश्चन आपको वैसा का वैसा ही है, तो अपन नए वापस इसको मैं आपको एक बार, जो नए लोग जुड़े हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एक ही क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट क्या करना है, जब भी अपन अब टेस्ट पेपर लगा रहे हैं तो इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एक बार आपको सॉल्व करने हैं, और आपको लास्ट में क्या करना है कि अपना स्कोर चेक करना है कि आपका कितना आपका स्कोर बन रहा है। क्योंकि एग्जाम में आपका इसी तरीके से ऑनलाइन पेपर होने वाला है, तो आपका सेल्फ एनालिसिस इन टेस्ट सीरीज को करवाने का मोटिव ही यही है कि आप आपका सेल्फ एनालिसिस कर सको। तो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आपको हाथों हाथ सॉल्व करना है और अपने आंसर बताने हैं। लास्ट में कमेंट करना है कि इतने क्वेश्चन थे तो आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने आपके रॉन्ग हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव द यूनिट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब कौन सी, स्टूडेंट आजकल ट्रेंड ऐसा आ चुका है, नोट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं कि नॉट हैव द यूनिट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। स्टूडेंट इस नोट को नहीं पढ़ता है, फोर्स पर यूनिट एरिया पहला ही ऑप्शन देखता है, अच्छा स्ट्रेस टिका देता है, और ये आंसर से गलत हो जाता है। तो आपको इन चीजों का सिली मिस्टेक को ध्यान में रखना है, कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपका ये होने वाला है। कुछ ऑप्शंस गिवन आपको, जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा किस मात्रा में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल की इकाई नहीं होती है। तो यहां पर आपको तनाव दिया हुआ है, और ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा आपका विकृति होगा। इसके बाद में आपको लोच का यंग मॉडुलस और दबाव, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं दाब हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है कि यहां से डायरेक्ट हम आंसर लगा सकते हैं कि जिसने भी पढ़ा हुआ है, स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है हमारी, स्ट्रेन हमारा डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी है। यह एक प्रकार से विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। हम कल भी इसके बारे में चर्चा कर चुके थे, तो एक बार मैं आपको स्ट्रेन के बारे में बता देता हूं, स्ट्रेन क्या होता है। यादव जी बिल्कुल जय हिंद, सभी दोस्तों को जय हिंद। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सोनल हमारे साथ में जुड़ी हुई है, विकास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सभी को जय हिंद, सभी का स्वागत है। जितने भी अग्निवीर हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी को आपको इंफॉर्मेशन को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है कि फिजिक्स की क्लासेस आपकी रन कर रही है, फिजिक्स की क्लासेस चल रही है। जितने भी आपके ग्रुप है, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में आप शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट यहां से मैं आपको थोड़े से एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं, हर एक क्वेश्चन में आपका क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकता है। तो स्ट्रेन के बारे में हम बात करते हैं, स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है हमारा, इट इज द चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी टू ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि रेजिस्टेंस में हमारा कितना चेंज हुआ है, डेल्टा आर चेंज हुआ है, अपॉन में आर, ये क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिनल जो हमारा रेजिस्टेंस है वो आर है। तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रेन कहलाएगा। मतलब विकृति किसे कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि में कितना परिवर्तन हो रहा है और उसकी जो मूल जो राशि होती है, मूलभूत राशि, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है हमारा, इन दोनों का अनुपात हमारा विकृति कहलाता है। तो यहां पर चेंज इन रेजिस्टेंस को, मतलब जो हमारा प्रतिरोध में परिवर्तन है उसको भी हम ओम में मेजर करते हैं, ये भी ओम में मेजर रहेगा। तो ये ओम से ओम कैंसिल आउट होकर क्या बना लेगा हमारा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बना लेगा। तो नॉट हैव यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया, तो राइट ऑप्शन बनेगा स्ट्रेन बनने वाला है, विकृति हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनेगा। बात करते हैं स्टूडेंट स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है हमारा, प्रतिबल किसे कहते हैं, जिसे हम यहां पर तनाव बोला गया है, प्रतिबल किसे कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, यहां पर तनाव बोलते हैं। तो इसका भी यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया ही होगा। अगर हम बात करते हैं लोच का यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस को क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिस हुक के नियम के अनुसार स्ट्रेस
यहां पर मैं हिंदी में लिख देता हूं, दोनों लैंग्वेज में मैं बात करने वाला हूं। हुक के नियम के अनुसार क्या होता है, प्रतिबल हमेशा विकृति के समानुपाती रहता है। मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर मैं इस समानुपाती नियतांक को हटाता हूं, इस समानुपाती चिन्ह को मैं अगर हटाने वाला हूं, तो यहां पर क्या आने वाला है, एक कांस्टेंट आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रतिबल बराबर एक कांस्टेंट आने वाला है y इंटू विकृति। तो यहां से ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, अगर आपकी जो विकृति है, अगर आपने स्ट्रेस इस प्रकार से लगाया है कि मींस वो अनुदैर्ध्य प्रकार की अगर विकृति होती है, मतलब लंबाई के अनुदिश अगर उसमें परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार का जो हमारा कोएफिशिएंट रहेगा उसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर उसके आयतन में परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दृढ़ता गुणांक बोलते हैं। और इसी तरीके से उसके ओरिएंटेशन में, उसके अपरूपण में विकृति आती तो उसे अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। तो यहां पर आपको प्रत्यास्थता गुणांक पूछा है, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा हमारा, प्रतिबल बटा विकृति। और विकृति क्या होती है हमारी, यूनिटलेस। तो प्रतिबल का तो क्या होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। इसी प्रकार से दबाव, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी हमारा और प्रेशर भी क्या होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। तो इस तरीके से हमारा सबका यूनिट क्या बनने वाला है, फोर्स पर यूनिट एरिया, बस स्ट्रेन का हमारा अलग बनने वाला है। बिल्कुल, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे है, फ्रिक्शन से है। फ्रिक्शन हमारा जो फोर्स है, फ्रिक्शन हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव रहता है। क्या होता है, मैं एक बार फ्रिक्शन के बारे में बता देता हूं, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो क्योंकि मैं सारे की सारी क्वेश्चन में जो आपको बेसिक आइडिया वो भी बताने वाला हूं। यहां पर देखिए, ये कोई भी आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है और अगर इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, मतलब गति की दिशा ये है, अगर ये इस दिशा में गति कर रहा है तो मैं लिखूंगा यहां पर गति की दिशा। कोई भी वस्तु गति कब करती है, जब उस पर बल आरोपित किया जाता है, जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो यहां पर इसको मैं या तो पुश कर सकता हूं या फिर पुल कर सकता हूं, मतलब इसको मैं खींच सकता हूं या फिर धक्का दे सकता हूं। तो हमारी गति की दिशा इधर है, मतलब हम इसको या तो खींच रहे हैं इस प्रकार से, या फिर बल की दिशा हमारी इस दिशा में है। तो यहां पर लगने वाला बल F इस दिशा में रहेगा। गति की दिशा के विपरीत दिशा में सतह, जो इसकी संपर्क सतह है, जहां से इसने संपर्क किया हुआ है, तो वहां पर लगने वाला बल कौन सा बल होता है हमारा, घर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर सी कि फ्रिक्शन ऑफ आइस इज स्मॉल। बिल्कुल यादव जी आर्मी लवर का बिल्कुल आंसर सही आया है। डेफिनेटली स्टूडेंट, आपको सभी को इसी तरीके से आंसर कमेंट करने हैं। जितने भी आपके लास्ट में क्वेश्चंस पे कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं वो आपको बताना है। इस टेस्ट का करवाने का मोटिव यही है, सेल्फ एनालिसिस, अपना आत्मनिरीक्षण करना कि मींस आपने इतने दिन से मेहनत की है, इतने दिन से आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में जो आपने पढ़ाई की है, तो वो टेस्ट से पहले आपको एनालिसिस करना है। अगर यहां पर कोई कमी पेशी रहती है तो अभी हमारे पास में 3, 4, 5, 6 दिन है, इनमें आप जो चीजें आपकी वीक पॉइंट रह रहे हैं उन पर आप भी वर्क कर सकते हो। तो यहां पर हमें क्या बोला गया है, टू अवॉइड स्लीपिंग वाइल वॉकिंग। यहां पर लिखा हुआ है वॉकिंग, मतलब चलने के बारे में बोला गया है। वाइल वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक स्मॉलर स्टेप, बिकॉज स्मॉलर स्टेप लेने का क्या कारण है, क्यों वो स्मॉलर स्टेप लेता है। तो कुछ ऑप्शंस गिवन है। फ्रिक्शन ऑफ आइस इज लार्ज, लार्जर नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन ऑफ आइस इज स्मॉल, स्मॉलर नॉर्मल रिएक्शन। बर्फ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। क्यों उठाने चाहिए, तो यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जब भी हम चलते हैं, जब भी अगर हम चलते हैं तो पैर हमारा क्या लगाता है, नीचे की तरफ बल लगाता है और ऊपर की तरफ वापस क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। तो जो हमारा फोर्स रहता है, बिल्कुल सोनू गुज्जर का आंसर इसमें सी आया है, जब भी हमारा फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, जो फ्रिक्शन फोर्स रहता है वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स रहता है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब जितना हमारा रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल हमारा ज्यादा रहेगा, उतना का उतना ही घर्षण बल भी क्या रहने वाला है, हमारा ज्यादा रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं आइस पर, तो आइस पर हम स्मॉल स्टेप लेते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि इसका फ्रिक्शन फोर्स, हमारा जो आइस का फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या रहता है, स्मॉल रहता है। आइस पर जो लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कम रहता है। प्रतिक्रिया बल आइस पर हम, बर्फ पर हम कम लगा सकते हैं, इसीलिए यहां पर जो लगने वाला जो बल रहेगा वो कैसा रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स का मान कम रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स ऑफ आइस इज स्मॉल। कारण पता है हमें, कारण क्या है कि उसका नॉर्मल रिएक्शन कम रहता है, इसीलिए।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला हमारी किसकी यूनिट है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया है कि यूनिट और डायमेंशन से आपके क्वेश्चंस पक्का बनने वाले हैं। अगर आपके 25 क्वेश्चंस वहां पर आते हैं, हमने एनडी एग्जाम में भी देखा था कि मैं जितने भी हमने टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यूनिट और डायमेंशन का पक्का क्वेश्चन आने वाला है, और 2 क्वेश्चन वहां पर यूनिट और डायमेंशन से आए हैं। तो अभी भी मैं वापस आपको यही बोल रहा हूं कि यूनिट और डायमेंशन पूरी की पूरी फिजिक्स को समराइज कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है, इसलिए यूनिट और डायमेंशन से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। तो जितने भी यूनिट और डायमेंशन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये काम में आने वाली है। सोनू गुजर का आया आंसर बी आया है। तो देखते हैं, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला किसकी यूनिट है? टेस्ला हमारी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट भी होती है, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, तो चुंबकीय क्षेत्र की ये यूनिट होती है। थोड़ी सी मैं यहां से आपको स्टूडेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, हर एक ऑप्शन पर भी हम एनालिसिस करेंगे और टेस्ला के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक क्वेश्चन से मैं कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं, कि मतलब वहां से और क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मैं दे सकता हूं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। यादव जी का बिल्कुल आंसर आया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही लोग सही तरफ जा रहे हो। देखिए स्टूडेंट, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड की ये रहने वाली है। बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है हमारी? वेबर। बिल्कुल लोकेंद्र सिंह चौहान भी है आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं स्टूडेंट कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इसकी यूनिट क्या रहेगी? मैं यहां पर थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देता हूं क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि राइट ऑप्शन कौन सा था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है ये भी आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल आपको कमेंट करना है। बिल्कुल राइट आंसर, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर हमारी इसकी यूनिट होती है, वेबर। फ्लक्स हमारा क्या होता है? फाई बराबर बी डॉट एरिया होता है, ये बी डॉट ए। तो यहां पर हमारा इसका यूनिट क्या रहता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वेबर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? हिंदी मीडियम में मैं लिख देता हूं वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारा? सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता हूं, सोनू गुजर का आंसर आया वेबर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी हमारी? न्यूटन पर कूलाम। स्टूडेंट आपको एक और यूनिट याद रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि बार बार पूछी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। ये भी याद रखनी है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं स्टूडेंट क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनने वाला है यूनिट और डायमेंशन से। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होता है हमारा? फाई बराबर ई डॉट ए होता है, जहां पर ई क्या हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए हमारा एरिया है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट अभी हमने देखी न्यूटन पर कूलाम होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज से, इनटू मीटर स्क्वायर। तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। याद रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फ्लक्स नाम आती है वो वेबर लगा देता है, जो कि उसका 100% गलत होता है। वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। ऐसे स्टूडेंट गलती कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास में बच्चा आते हैं पेपर देने के बाद में कि सर ये आना था, लेकिन मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि मैंने वेबर वहां पर लगा दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी। लेकिन ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं आपका कि इसकी यूनिट अगर आपको टेस्ला की यूनिट नहीं निकालना आती है, डायमेंशन अगर आपको नहीं निकालना आती है, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? तो स्टूडेंट हमें पता है कि कोई भी अगर आपका चार्ज, कोई भी आपका अगर चार्ज यूनिट पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, तो आप बता देंगे टेस्ला है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पूछता है वो, तो डायमेंशन आप किस तरीके से बताएंगे? तो हमें पता है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं किसी चार्ज को इंसर्ट करवाता हूं v वेलोसिटी के साथ में, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अगर वो परपेंडिकुलर उसके अंदर एंटर करता है, अगर वो उसके अंदर परपेंडिकुलर एंटर करता है, तो यहां से b बराबर कितना आ जाएगा? F अपॉन क्यू वी, और परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा? ये साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है हमारा? 1 होता है। तो F अपॉन क्यू वी बी। तो यहां से हमारा ये न्यूटन फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और ये जो हमारा दूरी है, सॉरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, मीटर
पर सेकंड ऊपर की तरफ जा जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, 1 टेस्ला बोलते हैं, 1 टेस्ला बोलते हैं, 1 टेस्ला हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहां से कि मींस टेस्ला किसकी इकाई होती है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स है स्टूडेंट, मींस जो हमारा ट्रांसमिशन ऑफ हीट है वहां से है। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा हैवी ड्यूटी क्वेश्चन नहीं आएंगे, वन लाइनर टाइप के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं देखते ही टिक लगाने वाले, क्योंकि आपका विंडो जो 20 मिनट के लिए खुलेगा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 48 सेकंड का समय मिलने वाला है। अगर वहां पर आप किसी कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं तो वो आपको एक तरीके से एग्जामिनर क्या चाहता है, आपका टाइम कंज्यूम करवाना चाहता है। तो वहां पर टेक्निक आपको क्या लगानी है, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको टिक करना है, और जो नहीं आ रहा है उस पर ज्यादा उलझना नहीं है। तो और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन वहां से पूछे जाने हैं। यादव जी का आंसर आया है इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इन ए क्लोज रूम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय कंडक्शन, बाय रेडिएशन, कन्वेक्शन, ऑल ऑफ दिस। एक बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, और ये सभी। तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं कि विकिरण के द्वारा क्या होता है। ये सभी इसका आंसर नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाय कन्वेक्शन। कैसे होता है स्टूडेंट, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार किस तरीके से होने वाला है। तो जब भी हम बात करते हैं ठोसों के अंदर, जो हमारे सॉलिड्स रहते हैं उनके अंदर हमारा ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, ऊर्जा उसके अंदर क्या करते हैं, उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो अपनी पोजीशन पे क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं, बिल्कुल इसके अंदर कन्वेक्शन, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा सोनू गुजर, जो आंसर दे रहे ऑप्शन नंबर बी होगा। इन ए क्लोज रूम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाई संवहन, कन्वेक्शन के द्वारा होता है। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिए इन सब चीजों को। चालन में क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स रहते हैं वो अपनी पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करते हुए अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी डोनेट कर देते हैं। इस तरीके से ऊर्जा हमारी क्या करती है, एक प्लेस से अनदर प्लेस मूव होती जाती है, मतलब इसमें पार्टिकल का एक्चुअल मोमेंट नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं कन्वेक्शन के अंदर, तो कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है, हमारा जितनी भी वायु रहती है एयर के अंदर, लिक्विड के अंदर, मतलब गैसेस के अंदर और लिक्विड के अंदर, हमेशा कन्वेक्शन के थ्रू हमारा हीट ट्रांसफर होता है। इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स रहते हैं वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करवाते हैं विकिरण द्वारा, रेडिएशन द्वारा। तो जब भी हम बात करते हैं निर्वात के बारे में, जब भी सूर्य से जो हमारी ऊर्जा आती है वो किससे आती है, हमारी रेडिएशन से आती है, विकिरण से आती है। तो हम बात करते हैं रूम के अंदर क्या रहता है, हमारा एयर रहता है, एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो वहां पर हमारा एयर कन्वेक्शन, संवहन के द्वारा हमारी धाराएं, संवहन धाराओं के द्वारा हमारा ऊर्जा का ट्रांसमिशन होता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका शानदार क्वेश्चन है, जुम्बल्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन, होल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर प्रोटॉन होते हैं। यहां पर इसकी जगह मैं लिख रहा हूं होल, या तो होल या फिर इसको हम बोलते हैं कोटर, दोनों में से क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, और लास्ट में बनने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल स्टूडेंट आपको ट्राई करना है, एक बार कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आने वाला है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके क्या होने वाले हैं। बिल्कुल सोनू गुजर का आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, होल इसके अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट एक बार वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। 24 तारीख को आपका एग्जाम है, 24 जुलाई को एग्जाम है, तो इसके लिए हम फिजिक्स की क्लासेस, मतलब सारे सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर चल रही है। तो अभी हम फिजिक्स का टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो जितने भी आपके साथी है, जितने भी आपके अग्निवीर जो दोस्त है, जो भारतीय वायुसेना में अगर जाने का सपना रखते हैं, तो उन सब तक आपको इसको वीडियो को पहुंचाना है। यादव जी का भी आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए,
राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में क्या रहते हैं? सेमीकंडक्टर रहते हैं। यहां से मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या आपके बन सकते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स से, तो मैं आपको सारी की सारी चीजें यहां पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है कि सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। सेमीकंडक्टर वे मटेरियल होते हैं जो पार्शियली कंडक्टर की तरह और पार्शियली नॉन कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं। मतलब रूम टेम्परेचर से बिलो तो वो नॉन कंडक्टर की तरह वर्क करेंगे, और रूम टेम्परेचर से अबव वो किस तरीके से वर्क करेंगे? रूम टेम्परेचर से अबव वो एज ए कंडक्टर की तरह वर्क करने वाले हैं। बात करते हैं स्टूडेंट इसके बाद में कि मिस सेमीकंडक्टर हमारे किस ग्रुप से होते हैं। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में बात करता हूं तो फोर्थ ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के अंदर फोर्थ ग्रुप से हमारे सेमीकंडक्टर बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि फोर्थ ग्रुप में कौन कौन से मटेरियल है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, एसबी और पीबी, ये सारे के सारे मटेरियल हमारे फोर्थ ग्रुप में है, जिनकी वैलेंसी कितनी रहती है, जिनके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहां पर इनके संयोजी कोश में सबके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये शेयर करेंगे आसपास से, और जब भी ये शेयर करते हैं तो वहां पर कौन सा बॉन्ड होता है? वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सह संयोजी बंध बनता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं। है केमिस्ट्री के बॉन्ड वगैरह ये, लेकिन यहां पर फिजिक्स में भी इनका थोड़ा सा रोल रहता है। तो आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, सह संयोजी बंध बनता है। सेमीकंडक्टर हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब नेज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। अगर हम बात करते हैं नेज अर्धचालकों के अंदर, तो नेज अर्धचालकों के अंदर चालकता क्या होती है? कम होती है, कंडक्टिविटी उसकी कम होती है। अगर इसकी कंडक्टिविटी को मुझे बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं? इसमें कुछ डोपिंग करते हैं, कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं। जब भी हम अशुद्धि मिलाते हैं तो इसमें आसपास के ग्रुपों से मिलाते हैं, या तो हम मिला सकते हैं इसमें थर्ड ग्रुप से, या फिर हम मिला सकते हैं फोर्थ ग्रुप से। जब भी हम अशुद्धि फोर्थ ग्रुप से थर्ड ग्रुप से मिलाते हैं तो हमारा जो सेमीकंडक्टर मिलेगा वो कैसा मिलने वाला है? पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलने वाला है। ये मान के चलिए स्टूडेंट, यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स से क्वेश्चन आपका पक्का बनने वाला है, क्योंकि आप वहां पर टेक्निकल उसमें जाने वाले हो, क्योंकि वहां कम्युनिकेशन वगैरह सब सिस्टम में हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स का यूज करते हैं। तो ये मान के चलिए कि बेसिक नॉलेज आपको सेमीकंडक्टर की होनी चाहिए। अगर हम अशुद्धि फिफ्थ ग्रुप से मिलाते हैं तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। कुछ मटेरियल्स के बारे में पूछ सकता है कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कौन कौन सी होती है, मिस त्रिवलयी हमारी जो अशुद्धि है वो कौन कौन सी होती है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रिवलयी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कौन सी होती है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम। इसी तरीके से फिफ्थ ग्रुप में हमारी क्या क्या शुद्धि हो सकती है? नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पर टिन का क्या हो जाएगा? हमारा टिन का सिंबल SN बनेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। टिन मैंने बोला तो था टिन, लेकिन यहां पर ये SN और PB लेड, और यहां पर हमारा क्या बनने वाला है? ये बिस्मथ, लास्ट में ये बिस्मथ। ये सारी की सारी अगर मैं अशुद्ध डोपिंग मिलाता हूं तो क्या बनने वाला है हमारा? वो हमारा ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनने वाला है। अब यहां से मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि जब भी मैं पी टाइप के बारे में बात करूंगा तो पी टाइप का सिंबल हमारा कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से। इसमें एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी रहती है। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का मतलब क्या रहता है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करने वाला है? लेने वाला है। तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर डोनर आयंस बनने वाले हैं, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है, उसकी जगह वैकेंसी रहती है, तो इसीलिए यहां पर होल बनने वाला है। तो यहां पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का हमारा ये सिंबल बनता है। आपको याद रखना है कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या रहते हैं? हमारे होल रहने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्टिक्स से है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको एक बार इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से होगा? तो हम बात करते हैं सोप बबल appears colored due to the phenomena of, किस फिनोमिना के कारण जो हमारा सोप बबल रहता है, साबुन का जो बुलबुला रहता है, वो कलरफुल दिखाई देता है। तो आंसर्स क्या है? ऑप्शंस क्या है इसके? इंटरफियरेंस के कारण, व्यतिकरण के कारण, डायफ्रैक्शन विवर्तन के कारण, डिस्पर्जन के कारण,
और रिफ्लेक्शन के कारण, विक्षेपण के कारण और परावर्तन के कारण। हिंदी मीडियम में बात करते हैं, साबुन का बुलबुला किसकी परिघटना के कारण रंगीन दिखाई देता है? तो यहां पर हो जाएगा हमारा ये व्यतिकरण, विवर्तन, और विवर्तन के अलावा यहां पर आ जाएगा हमारा विक्षेपण, विक्षेपण, और लास्ट में आ जाएगा हमारा परावर्तन, परावर्तन के कारण। थोड़ा सा ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। सर एन टाइप में क्या होता है? बिल्कुल, एन टाइप में क्या होता है हमारा? एन टाइप में हमारे एक्सिस में, यहां पर हम बात करते हैं एक्सिस में, यहां पर डोनर आयंस रहते हैं। यहां पर क्या करता है? ये डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा रहता है, फिफ्थ ग्रुप में, मतलब संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब स्थायित्व के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए तो उसको 4 चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये डोनेट करेगा। तो एन टाइप में क्या रहता है हमारा? डोनर आयंस रहते हैं, डोनर आयंस रहते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या रहने वाले? हर एक के साथ में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अटैच रहता है आयन के साथ में। तो यहां पर ये इस तरीके से बनता है एन टाइप के अंदर। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। और अगर आपको इसमें और डिटेल में पढ़ना है तो आपका एपेक्स क्लासेस के जो आपका जो मेन चैनल है, यहां पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें फिजिक्स की बहुत सारी क्लासेस मेरे द्वारा ली गई है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स और सब चीजों पे, तो वो भी आप वहां से देख सकते हो डिटेल में अगर आपको वहां पे पढ़ना है। सोनू गुजर ने इसका आंसर दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी दिया है। किसका दिया है? ये ऑप्शन पहले वाले का दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया है सोनू गुजर ने, बिल्कुल सही है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, ए सोप बबल अपीयर्स कलर्ड ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ, किसके कारण दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है ये कलरफुल इंटरफियरेंस के कारण, व्यतिकरण के कारण हमें ये दिखाई देता है। स्टूडेंट किस तरीके से दिखाई देता है एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिस जब भी हम सोप बबल को देखते हैं तो वो हमारी आई अगर डिस्प्लेस्ड होती है, मतलब आई हमारी मूवेबल होती है, तो उसके वेवलेंथ में चेंज होगा। और कलर हमेशा किससे डील करता है? या तो वेवलेंथ से या फिर फ्रीक्वेंसी से। बार बार अगर आपका वेवलेंथ चेंज होगा तो डेफिनेटली उसका कलर भी क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि हमेशा कलर किससे डील करता है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से डील करता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। आपको इसको याद रखना है कि सोप बबल हमारे को कलरफुल क्यों दिखाई देता है? इंटरफियरेंस के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सोनू गुजर का आंसर सही आया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस पे दिया गया है? ये आपका जो एनएलएम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, जहां पर हमें फ्रिक्शन भी हमें पढ़ना होता है, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके आने वाले हैं, बिल्कुल जो हमारे बेसिक जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं, अगर आपसे न्यूमेरिकल बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। जिसने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है न्यूमेरिकल्स पे तो डेफिनेटली उसको न्यूमेरिकल बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल का थोड़ा सा अप्रोच कम है, अगर आपने न्यूमेरिकल की अप्रोच नहीं लगाई है, तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको फॉर्मूला अगर आपको फंस रहा है तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए, नहीं तो आपको टाइम कंज्यूम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए ब्लॉक ऑफ 1 किलोग्राम, मतलब मास कितना गिवन है? मास हमें 1 किलोग्राम गिवन है। A block of 1 kilogram is stopped against a wall by applying a force F perpendicular to wall. If mu बराबर 0.2 then minimum value of F will be, क्या उसका मिनिमम वैल्यू रहने वाला है? तो हमें पता है स्टूडेंट, एक बार मैं हिंदी मीडियम में पढ़ देता हूं क्या बोला गया है। हिंदी मीडियम में क्या बोला गया है? दीवार पर लंबवत F बल लगाकर दीवार के खिलाफ 1 किलोग्राम का ब्लॉक रोका जाता है। यदि म्यू बराबर 0.2 हो तो F का न्यूनतम मान क्या होगा? तो हमें पूछा गया है, हमें पता है कि जो F रहेगा वो दैट इज W बराबर वेट बराबर हमारा किसका रहेगा? ये अगर मैं आपको एक बार एग्जांपल के तौर पर इस बोर्ड पे ही बता रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, अगर मैंने एक ब्लॉक को यहां पर रखा है, इसका कुछ भार है, ग्रेविटी के कारण ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर रहेगा? नीचे की तरफ। तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगने वाला है? ऊपर की तरफ लगने वाला है। और ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है? अप्लाइंग फोर्स F के बराबर होता है। तो दैट इज W बराबर म्यू F बनने वाला है, क्योंकि इसका जो रिएक्शन फोर्स रहेगा वो इसके बराबर रहेगा। तो यहां पर W का मान क्या लिखूंगा मैं? mg। और म्यू का मान क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? म्यू का मान आपको क्वेश्चन में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 गिवन है। वैल्यूज को मैं पुट करता हूं। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सोनू गुजर का 49 न्यूटन आ रहा है, यादव जी का सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल हम देखते हैं। तो 1 मैं पुट करता हूं वैल्यूज को,
मास का वैल्यू 1 है, जी द्रव्यमान सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.8 होता है जनरल, म्यू का वैल्यू कितना गिवन है वहां पे 0.2 गिवन है, और फोर्स का वैल्यू हमें फाइंड करना, मिनिमम फोर्स का वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इसको, तो एफ का वैल्यू कितना आ रहा है 9.8 अपॉन 0.2, पॉइंट से 2 कैंसिल आउट होके यहां पे 49 न्यूटन। दैट इज ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है। बिल्कुल सोनू गुजर का ऑप्शन नंबर 49 न्यूटन हमारे यहां पे सही बन रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट जुम्बल क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी और आपको इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अभी थोड़ी देर बाद में आपकी इंग्लिश की क्लास और होने वाली है। मतलब कहने का मतलब यह है कि एपेक्स आपके लिए क्या लेकर आया है, कंप्लीट जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रेगुलर टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं जितने भी लोग। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका एग्जाम 24 जुलाई को हो जाता है तो जो नए स्टूडेंट जो वापस अगर आपका ऑफलाइन क्लासेस मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं तो 25 तारीख से वापस रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस यहां पर एपेक्स क्लासेस के जयपुर और जोधपुर दोनों सेंटर पर रन होने वाली है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। जितने भी लोग आपके साथ में जो अभी जिनका रिसेंटली 12th हुआ है और वो अभी अगर देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, वो भी अग्निवीर बनना चाहते हैं, तो दिसंबर वाले बैच के लिए आपको क्या करना है, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी रहेगी। क्योंकि ये तैयारी तो ये एग्जाम तो आपका सडन आया था, बहुत ही यहां पर देश के अंदर इसके लिए विरोध भी हुआ, सब कुछ भी हुआ, लेकिन बच्चा आधा तो कंफ्यूजन में था। जो पढ़ने वाला था वो तो इस अपनी मेन फ्रेम में आ गया है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो दिसंबर का एग्जाम देना चाहता है तो उसको मैं इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा कि 25 जुलाई से वापस रेगुलर जयपुर सेंटर पे और जोधपुर सेंटर पे वापस रेगुलर क्लासेस हमारी चलने वाली है। चलिए स्टूडेंट यहां पर बात करते हैं, क्या बोला गया है, मैग्नेटिक इंडक्शन इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बोथ ए एंड बी। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है हमारा, एक प्रकार से हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, चुंबकीय क्षेत्र ही होता है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट एक इंफॉर्मेशन आपके लिए और है कि एपेक्स क्लासेस का जो डिजिटल ऐप है उस ऐप पर भी 15 मॉडल टेस्ट पेपर दिए हुए, फुल मॉडल टेस्ट पेपर, मतलब उसमें जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है, मतलब कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आने वाले और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आने वाले, मींस एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। इसी तरीके से वाई ग्रुप और सब के लिए 15 मॉडल टेस्ट पेपर आपके वहां पर एपेक्स क्लासेस के ऐप पर दिए हुए हैं। तो आप उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एक बार आप एपेक्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर अगर आप एयरफोर्स एग्जाम के सेशन में जाते हैं तो वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें मिलने वाली। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर बनने वाला है। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, निम्न में से कौन सी राशि हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर किसे कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम कैसी राशि बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं या फिर स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहां से हम बताना चाहूंगा स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो जो मिनिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, मिनिमम पाथ लेंथ को वो कवर करता है जो कि एक विशेष दिशा में होने वाली है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक दिशा को इसको प्रदर्शित करना होता है। एक्सेलरेशन त्वरण, ये भी हमारी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल आपको आंसर करना है, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एक बार आपको आंसर करना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्या आंसर होने वाला है। इसमें आपको ऑप्शंस जो बाय नेम दिए हुए हैं वो ऑप्शन भी लिखने हैं। यादव जी का सबसे पहले आया है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आपको वर्क लिखना है, कार्य लिखना है। मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि यहां से और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली आपका कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है। ये उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगता है। सोनू गुजर का वर्क आया है, यादव जी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही आया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वर्क आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कार्य हमारा कैसी राशि है, कार्य हमारा एक प्रकार से अदिश राशि है। अगर किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है और अगर उसके अंदर विस्थापन होता है तो जो ये विस्थापन और बल का जो गुणनफल होता है मींस वही क्या कहलाता है, हमारा कार्य कहलाता है। दैट इज एफ डॉट डी,
डॉट प्रोडक्ट होता है तो कार्य कैसी राशि है हमारी, अदिश राशि है। अगर मैं इसके मात्रक के बारे में बात करता हूं तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक रहेगा और जूल इसका दूसरा मात्रक रहता है। ऐसे सिस्टम में न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। स्टूडेंट कमेंट करके आपको बताना है कि जो वर्क होता है, वर्क की क्या क्या हमारी डायमेंशन होती है, इनकी विमाएं क्या क्या होती है, एक बार आपको बताना है। तो डेफिनेटली आपको याद रखना है कि डायमेंशन क्या रहेगी इसकी, m1 l2 t-2 रहने वाली है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट आपको बताना है कि क्या डायमेंशन रहने वाली है। मैंने एक बार तो यहां पर लिख दी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन से है। एक बार हाँ, जूल आपने यूनिट लिखा है, इसकी जूल तो इसकी यूनिट होती है। डायमेंशन के बारे में मैंने पूछा था और डायमेंशन भी मैंने लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपको रीड करना है, शानदार क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलने वाले हैं, लगेगा आपको न्यूमेरिकल है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यहां से आपका हो पाएगा। यहां पे थोड़ा सा ये ऑप्शन नंबर डी, आई होप मैं टेक्निकल टीम से पूछना चाहूंगा कि क्या ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से थोड़ा सा विजुअल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा विजुअल नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा, ये 1/4 कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, 1/4 कम हो जाएगा। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं आपको ये किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिकम्स 4 टाइम्स। अच्छा नहीं, यादव जी कुछ बोल रहे हैं नहीं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल्ड, मतलब पहले दूरी कितनी थी, r थी, अब बढ़ा के दूरी कितनी कर दी है, 2r। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल्ड देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले फोर्स कितना था, F था, तो अब फोर्स कितना है, F डैश कितना हो जाएगा, ये पूछा है। अब फोर्स हमारा F डैश कितना हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार अगर दो वस्तुएं हैं जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहता है, कुछ ना कुछ मास रहता है, तो वो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाती है, अट्रैक्शन टाइप का फोर्स लगाती है। तो ये जो लगने वाला फोर्स है इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मींस डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। और ये दोनों फोर्स, ये जो लगने वाला फोर्स है, ये दोनों मास को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल बोलते हैं। तो हम बात करते हैं जनरल, अगर मैं फॉर्मेट में बात करना चाहूंगा तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ये बनाता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये हम कह सकते हैं, यहां से डायरेक्टली क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, हम यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि मींस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, या फिर आप इसको बोल सकते हो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो अगर मैं इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं यहां पे, तो क्या बनाएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा देता हूं, f अपॉन f डैश क्या बनाने वाला है, यहां पर ये फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनिशियली तो कितना था हमारा, r था, तो यहां पर ये 1 अपॉन r, f डैश के लिए r कितना हो गया है, 2r हो गया है, तो मतलब r का स्क्वायर होगा। ये f डैश ऊपर की तरफ जाएगा तो 2r अपॉन 1 का होल स्क्वायर बनाता है। सॉल्व करते हैं तो f डैश अपॉन f अपॉन f डैश कितना बनाएगा, 1 अपॉन r स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ है, तो जो हमारा f डैश बनेगा, यहां से f डैश में इधर लेके आता हूं तो f/4, मतलब कि 1/4 टाइम्स हो जाता है, वो 1/4 टाइम्स हो जाता है। बिल्कुल यादव जी ने पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, बिल्कुल आपका सही है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहां से बिकम 4 टाइम, नहीं, इट्स रिड्यूस क्वार्टर, या 1/4 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां देखिए हमने किया है कि f/4 जो हमारा पुराना फोर्स है उसका f/4 हो जाएगा। तो लास्ट हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, मतलब राइट
हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, 1/4 तक कम हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। तो आज के लिए, आज के सेशन में हमने 10 क्वेश्चन का एक सेट लगाया है। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें से आपको आपका एनालिसिस करके बताना है कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कितने आपके आंसर सही आए हैं। और अगर आपको ये जितने भी हमने क्वेश्चंस अभी सॉल्व किए हैं ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो ऑप्शन लास्ट वाले का मैं आपको बता रहा हूं कि 1/4 वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्टूडेंट आपको कमेंट करके बताना है कि जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक हमारा कम कवर किया हुआ है, तो आज आपको क्या करना है, उस टॉपिक को जितने भी आपके टॉपिक है उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल सोनू गुज्जर का आंसर आया है कि सारे के सारे क्वेश्चंस बन गए आपको। बिल्कुल मेरी आशा है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि एग्जाम में भी आप इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस करके आए हो। आओ मिलते हैं नेक्स्ट कल वाली क्लास में नए कुछ क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।